महिला आरक्षण संशोधन बिल संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पेश हो चुका है। इसी के साथ 3 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं। संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन संशोधन विधेयक 2026 और यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल 2026। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तीनों बिल को सदन के पटल पर रखा तो विपक्ष ने विरोध किया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। कांग्रेस महिला आरक्षण की विरोधी नहीं है, लेकिन ये तरीका हमें मंजूर नहीं है। जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को बोलने का पूरा वक्त मिलेगा और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी ने भी परिसीमन का विरोध किया। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संविधान तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। सपा ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। सपा सांसद अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के बाद उसी के आधार पर आरक्षण की वकालत की। यानी कि आज संसद की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही तपिश महसूस की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है। इन विधेयकों पर चर्चा के लिए लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 10 घंटे का वक्त निर्धारित है। संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी और यहीं पर पेंच फंस सकता है। अब चलिए जानते हैं कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं और सरकार कैसे उससे पार पा सकती है। क्या विधेयक पास होगा या फिर गिर जाएगा? अगर पास नहीं होता है तो क्या महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा? 2023 में महिला आरक्षण विधेयक, जिसे सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया था, वो पास हो चुका था, तो फिर संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? विपक्ष को ऐतराज क्यों है और विपक्ष की ताकत क्या है? तो चलिए विस्तार से इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। साल 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ, लेकिन तब जनगणना के बाद नए परिसीमन का काम पूरा होने की शर्त रखी गई थी। यानी कि जो नई जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा, तब महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा, ये क्लॉज था। जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस काम को पूरा करने में लंबा वक्त लगेगा। अनुमान के मुताबिक इसी तरह से सेंसस चला तो पूरी प्रक्रिया को खत्म होने में 2034 आ जाएगा। यानी कि साल 2034 से पहले ये काम पूरा नहीं होगा और ऐसे में महिला आरक्षण बिल लाने का क्रेडिट जो मौजूदा सरकार के पास है, उसका असर कम हो सकता है। केंद्र सरकार ने आज यानी कि 16 अप्रैल 2026 को संसद के विशेष सत्र में 3 विधेयक पेश किए हैं। संविधान संशोधन विधेयक, जो संविधान में 131वां संशोधन विधेयक है, परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन विधेयक 2026 और साथ ही केंद्र शासित राज्यों के कानून में संशोधन। इस विधायी पैकेज का मुख्य उद्देश्य है लोकसभा की सीटों को बढ़ाना। वर्तमान 543 संख्या है, इसे मैक्सिमम 850 तक किया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम 50% की बढ़ोतरी इन सीटों में हो सकती है। एक फॉर्मूला लेकर आई है सरकार। 33% आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए यह जरूरी है, सरकार का कहना है। विपक्ष के विरोध के मुख्य कारण और सरकार के सामने चुनौतियां क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? सबसे पहले विरोध की जो आवाज आई वो आई कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन के जरिए सरकार कुछ इस तरह की सीटों के बंटवारा करना चाहती है कि बीजेपी को भविष्य में फायदा होता रहे, चुनावी फायदे होते रहे, और इसके लिए असम का उदाहरण दिया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से असम में परिसीमन किया गया, बीजेपी के फायदे को ध्यान में रखते हुए परिसीमन किया गया और सीटों की संख्या ऐसे बढ़ाई गई कि बीजेपी को फायदा होता रहे। कुछ उसी आधार पर परिसीमन किया जाएगा जिससे कांग्रेस और दूसरे विपक्षी राजनीतिक दलों को नुकसान होगा और बीजेपी को ही फायदा होता रहेगा। वहीं समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है कि भैया ये परिसीमन इस आधार पर क्यों, जनगणना का इंतजार कर लेते हैं। खासकर जातीय जनगणना की बात बार बार समाजवादी पार्टी कह रही है कि जातिगत जनगणना हो जाए, उसके आधार पर परिसीमन हो, फिर आप आरक्षण लागू कर दीजिए। इससे पहले अगर जल्दबाजी में आप ये काम कर रहे हैं तो जरूर आप इसमें अपना फायदा देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। वहीं दक्षिण भारत के जो राजनीतिक दल हैं, तमाम दक्षिण भारतीय स्टेट के मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। वाईएसआर का अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी दक्षिण भारतीय राज्यों के दलों का कहना है कि परिसीमन अगर इस आधार पर किया जाता है तो लोकसभा में यानी केंद्र की सरकार में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा। हमने जनसंख्या को कंट्रोल किया है तो हमारी सीटों की संख्या कम हो जाएगी। उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ जाएगी अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है। और ऐसे में उत्तर भारतीयों का दबदबा लोकसभा में, राज्यसभा में बढ़ जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार में उनका दबदबा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये दक्षिण की जो तमाम
स्टेट है उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, ये कहना है दक्षिण भारतीय राज्यों का। विपक्षी नेताओं विशेषकर दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों का तर्क है कि जिन राज्यों ने सफलतापूर्वक जनसंख्या पर नियंत्रण किया उन्हें परिसीमन से सजा मिल जाएगी, उनके साथ अन्याय होगा। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए, इससे उत्तर भारतीय राज्यों का वर्चस्व बढ़ जाएगा और दक्षिण भारत की राजनीतिक आवाज और कमजोर हो जाएगी। वहीं महिला आरक्षण में ट्रिक आजमा रही है केंद्र सरकार, ये भी कहना है विपक्ष का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन लेकर आई है, परिसीमन से इसे जोड़ दिया गया है जो इसे और ज्यादा जटिल बना रही है। उनकी मांग है कि 33% आरक्षण को वर्तमान सीटों पर ही लागू कर दे। समाजवादी पार्टी हो तो जातीय जनगणना की बात करिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर आपको इतनी ही जल्दबाजी है महिला आरक्षण देने की तो आप 543 पर ही लागू कर दे, क्यों इसमें बदलाव कर रहे हैं। वहीं संघात्मक ढांचे पर भी हमला बताया जा रहा है। कुछ आलोचकों का मानना है कि उत्तर दक्षिण का जो असंतुलन है भारत के संघीय ढांचे में वो और ज्यादा बढ़ सकता है, काला कानून साबित हो सकता है। ये प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने विधेयकों को सत्र शुरू होने से मात्र 2 दिन पहले प्रसारित करने और वर्तमान में कुछ राज्यों में चल रहे चुनाव प्रचार के बीच इन्हें लाने पर आपत्ति जताई है। अब जानते हैं कि सरकार के सामने चुनौती आ गया है, तो सरकार के लिए इन विधेयकों को पारित कराना और लागू कराना कठिन है क्योंकि 2/3 बहुमत की जरूरत होगी संविधान संशोधन के लिए। विधेयक को पारित कराने के लिए संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत है। आवश्यक आंकड़े फिलहाल सरकार के पास नहीं है और यही वजह है कि सरकार को जो विपक्षी दल है उनका भी समर्थन जरूरी होगा, बड़ी संख्या में और मजबूत समर्थन की जरूरत होगी, जिसमें एक परेशानी हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे बड़े बदलाव के लिए देश में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी की जरूरत पड़ सकती है और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर एक संकट की घड़ी सरकार के सामने हो सकती है। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उत्तर दक्षिण विभाजन सरकार को दक्षिण भारतीय राज्यों के इस डर को दूर करना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण उनके लिए राजनीतिक नुकसान का कारण नहीं बनेगा। वहीं कानूनी चुनौती भी है। विपक्ष पहले ही कर चुका है कि अगर यहाँ से पास हो भी गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दे देंगे। तो चुनौती फिलहाल कम नहीं है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो इसे पास करवा लेगी और लागू करवा लेगी। अब देखना होगा कि अगले 3 दिन में क्या क्या होता है संसद के अंदर।